विधि। अब देखेंगे कोलाइडी विलयन के गुण। तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। विषमांगी मतलब जो विलेय होता है विलायक में पूरी तरीके से समाहित नहीं रहता है। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। इनमें दो स्पष्ट प्रवस्थाएं होती है, एक तो विलेय की और दूसरा विलायक की। कोलाइडी विलयन को देख रहे हैं तो इनमें दो प्रवस्था होती है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब विलेय और परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक। तो जो कोलाइडी विलयन होती है उनमें दो प्रवस्था या फिर दो फेज हमें प्राप्त होती है। ठीक है। गोल्ड के कोलाइडी विलयन में गोल्ड के कोलाइडी कण परिक्षिप्त प्रवस्था है, जबकि जल परिक्षेपण माध्यम है। तो जैसे कि गोल्ड सोना है, उसको हम लोग जल में घोल रहे हैं, तो वहाँ पे कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होंगे। किस तरीके से प्राप्त होंगे इससे पहले हमने देखा है, गोल्ड के उदाहरण भी देखा है, बहुत सी विधि देखे हैं उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो गोल्ड है वो तो परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब विलेय है, और जो जल क्या है, विलायक है। तो इसको किसी भी तरह से हम लोग कोलाइडी विलयन बनाएं, लेकिन वो इसमें दो प्रवस्था हमें दिखाई ही देगी, विलेय और विलायक की। कणों का आकार देखें, जो कोलाइडी विलयन होता है उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यहाँ पे 1000 रहेगा। जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। अगर एंगस्ट्रॉन में बात करें तो 10 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। उसके बाद उसके अणुसंख्यक गुणधर्म की बात करें तो कोलाइडी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब पराशर दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन आदि के मान क्या होते हैं, बहुत ही लो होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि कोलाइड के कण उच्च औसत अणुभार के कारण उनका अणुभार क्या होता है, उनका अणुभार क्या होता है, तो क्या होता है, जो कोलाइड कण होते हैं उनका भार जो होता है अधिक होता है। मतलब भार क्या होता है, मतलब औसत भार की बात करें तो वो क्या होता है, अधिक होता है। तो भार अधिक है तो उसका मोल प्रभाज क्या होगा, कम होगा। मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय के ग्राम अणु की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणु की संख्या। अणु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल अणु की संख्या, और विलेय में कितना अणु है उनकी संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं, है ना। तो अगर कोलाइड कण का जो औसत भार है वो ज़्यादा है तो उसका मोल प्रभाज अपने आप ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर रंग की बात करें, कोलाइड विलयन के जो रंग उसकी बात करें तो कोलाइड विलयन का रंग जो होता है कोलाइड कण के आकार पर और जो कोलाइड कण होते हैं उसके द्वारा जो प्रकाश दिया जा रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगर कोलाइड कण के कोलाइड विलयन के रंग की बात करें तो कोलाइड विलयन का जो रंग होता है उसके कोलाइड कण के आकार पर और कोलाइड कण के जो प्रकाश होंगे, मतलब जो कोलाइड कण के क्या होते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होते हैं उसके मान पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे आपका कोलाइड कण, यहाँ पे है कोलाइडी विलयन, ठीक है, यहाँ पे कोलाइडी विलयन है, तो हमें ये देखना है कि कोलाइडी विलयन का रंग किस प्रकार होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि कोलाइडी विलयन का अगर कोलाइडी विलयन का रंग देखना है कि वो कौन से रंग का होगा तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो कोलाइडी कण है उसका आकार कितना है, और यह जो प्रकाश निकाल रही है, मतलब इसके द्वारा जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसके प्रकाश के रंग का तरंग दैर्ध्य कितना है, लाल, पीला, नीला, तो इन सभी का तरंग दैर्ध्य कितना है, तो ये बताएगा आपके कोलाइड कण का रंग। जो कोलाइडी विलयन का रंग ज्ञात करना है, मतलब ये, अब अगला देखते हैं रंग। तो रंग क्या होता है, तो किसी कोलाइडी विलयन का रंग कोलाइडी के कणों का आकार एवं उनके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कोलाइडी विलयन के गुण देख रहे हैं जिसमें से चौथा है हमारा रंग। तो ये बताया जा रहा है कि कोलाइडी विलयन का रंग किस प्रकार होगा, कौन सा रंग का होगा, वो किस पर निर्भर करता है, वो जो कोलाइड के कण होते हैं ना उस पर निर्भर करता है। मतलब कोलाइडी विलयन का जो रंग है वो कोलाइड के कण पर, मतलब कोलाइड जो कण होते हैं उनके साइज पर और कोलाइडी कण द्वारा जो प्रकाश भेजी जा रही है, मतलब जैसे कि यहाँ पे कोई कोलाइड कण है तो यहाँ से जो प्रकाश प्रकीर्णित होगी तो उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जितना होगा
वेवलेंथ हिसाब से क्या होता है, जो कलर होता है, मतलब जो प्रकाश होता है उसका रंग होता है ना। तो जिस वेवलेंथ का होगा उस आधार पर उसका रंग डिफाइन होगा। तो इस तरह से कोलाइडी विलयन का जो रंग है वो कोलाइड के कण के आकार पर तथा प्रकाश के, मतलब जो कोलाइड कण है उसके द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका रंग होगा, या फिर कोलाइड कण का साइज जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका रंग डिफाइन होगा। आगे देखते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन के ये भी गुण है ब्राउनी गति। क्या होता है, यह कोलाइडी विलयन का एक गतिज गुण है। ठीक है, कोलाइडी विलयन को अतिसूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पता चलता है कि कोलाइड कण विलयन में क्या करते हैं, इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, इधर उधर की ओर गति करते रहते हैं। यह गति एक सीधी नहीं होती बल्कि क्या होती है, जिग जैग जैसी संरचना में होती है, जैसे कि ये है। ठीक है, तो कोलाइडी कण की इस तीव्र अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। क्या होता है, जो कोलाइडी कण होते हैं, जैसे कोलाइडी विलयन को देखते हैं तो उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं, उस विलयन में इधर उधर की ओर जिग जैग जैसी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी संरचना बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। इस गति को 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। किसने देखा था, परागकण जो होते हैं ना, जो फूल होते हैं उनमें होता है परागकण। ठीक है, तो परागकण के जल में बने निलंबन में किया था, मतलब उन्होंने 1827 में इस रॉबर्ट ब्राउन को देखा, किसमें, परागकण के जल में बने निलंबन में। इन्होंने खुद किया था ये प्रयोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ब्राउनी गति पता चल गया। ब्राउनी गति क्या होता है, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी विलयन में कोलाइड कण क्या होते हैं, इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ब्राउनी गति आखिर में उत्पन्न क्यों होती है, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे देखो, ब्राउनी गति कोलाइडी कणों पर, ठीक है, ब्राउनी गति जो कोलाइड कण होते हैं उस पर विलायक के अणु की असमान टक्कर के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ब्राउनी जो गति होती है वो कोलाइड के कण जो होते हैं, ठीक है, कोलाइडी विलयन में क्या होंगे, कोलाइड के जो कण होंगे उस पर जो विलायक हम लोग डालते हैं और वो क्या करते हैं, असमान रूप से टकराव उत्पन्न करते हैं। मतलब कोलाइडी कण और विलायक क्या करेंगे, एक दूसरे से टक्कर करेंगे, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे क्या होती है, जिग जैग जैसे मूवमेंट होती रहती है, जिसे हम लोग कहेंगे ब्राउनी गति। अब देखो, जो कोलाइड कण होते हैं उसके आकार में वृद्धि कर देंगे या फिर ताप में कमी कर देंगे, तो जो ब्राउनी गति है वो क्या होगी, धीमी होने लगेगी। कोलाइडी कणों के आकार में वृद्धि या ताप में कमी होने पर यह धीमी हो जाती है। जो जिगजैग जैसी संरचना है वो क्या होती है, कम बनने लगती है। अब देखते हैं यहाँ पे महत्व। ब्राउनी गति गैस एवं द्रवों के अणुगति सिद्धांत की पुष्टि करती है, क्योंकि गैस भी क्या होते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो ये भी है ना ब्राउनी गति। तो इस प्रकार जो ब्राउनी गति होती है वो गैस एवं द्रव के अणुगति सिद्धांत की ओर की क्या करते हैं, पुष्टि करती है। ब्राउनी गति कोलाइड विलयन के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। ब्राउनी गति कोलाइड विलयन के स्थायित्व के लिए क्या है, उत्तरदायी है, क्योंकि इसके कारण कोलाइडी कण गुरुत्व बल के प्रभाव से नीचे नहीं बैठ पाते। तो इस प्रकार ब्राउनी गति जो होती है कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे देखें तो ब्राउनी गति जो है एवोगैड्रो संख्या के मान के निर्धारण में सहायक है। ब्राउनी गति जो मोल होते हैं, मतलब जो एवोगैड्रो संख्या होती है उसके निर्धारण में क्या होती है, सहायक होती है। आगे देखेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, यह कोलाइडी विलयन का प्रकाशीय गुण है। ठीक है, प्रकाश का एक गुण है। इसमें ना कोलाइडी विलयन में जो टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है सिर्फ प्रकाश के कारण होता है। तो इसको देखते हैं। प्रकाश किरण को जब वास्तविक विलयन में गुजारते हैं तो क्या होता है, उसका मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है, जैसे कि वास्तविक विलयन, जैसे कि नमक को मैं पानी में डाल रही हूँ तो वहाँ पे जो विलयन बनेगा आपका वास्तविक विलयन होगा,
क्योंकि जब हम लोग जो नमक और पानी के विलयन को मतलब नमक और पानी का जो विलयन होता है उसमें हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं, मतलब लेज़र को, जैसे कि मान लें लेज़र को गुजारते हैं तो क्या होता है, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइड कण होते हैं उनका आकार छोटा छोटा होता है ना। उनका आकार क्या होता है, छोटा छोटा होता है। तो इस कारण ये प्रकाश की किरणों को प्रदीप्त नहीं कर पाती है, मतलब यहाँ से पुनः फैला नहीं पाती है। लेकिन जब हम इसी प्रकाश को जो कोलाइड विलयन होता है उसमें गुजारते हैं तो क्या होता है, जैसे प्रकाश किरणें इसमें आते हैं तो वो जो कोलाइड कण होते हैं उनका आकार वास्तविक विलयन के कण की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं टिंडल प्रभाव को। टिंडल प्रभाव क्या होता है, यह कोलाइडी विलयन का एक प्रकाशीय गुण है। प्रकाश किरण को जब वास्तविक विलयन में से गुजारने पर उसका मार्ग दिखाई नहीं देता, किंतु जब प्रकाश किरण कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है तो उसका मार्ग प्रदीप्त हो जाता है एवं अंधेरे कमरे में एक शंकु की तरह दिखाई देती है, जिसे टिंडल शंकु एवं इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव हमें कोलाइडी विलयन में ही देखने को मिलती है। वास्तविक विलयन में क्या होता है, तो यहाँ पे देखो टिंडल प्रभाव सिर्फ कोलाइडी विलयन में ही उत्पन्न होता है, वास्तविक विलयन या फिर निलंबन में उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पे बात करें वास्तविक विलयन की, तो वास्तविक विलयन क्या होता है, नमक को मैं पानी में डाल रही हूँ तो वहाँ पे जो विलयन बनेगा आपका वो कहलाएगा वास्तविक विलयन। ठीक है, तो वास्तविक विलयन में जब हम लोग पानी को तो वास्तविक विलयन में जब हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है, जैसे वास्तविक विलयन में जो नमक और पानी का जो विलयन बना है उसमें प्रकाश को गुजारेंगे तो उसका मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक बीकर है, बीकर में नमक और पानी का विलयन भरा हुआ है। जब इसमें प्रकाश लेजर से इधर से टॉर्च रखे हैं और इधर से प्रकाश डाल रहे हैं तो यहाँ पे प्रकाश कहाँ जा रही है, इधर कहाँ जा रही है वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसका कारण ये है क्योंकि वास्तविक विलयन में जो कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने के कारण ये प्रकाश को क्या करते हैं, फैला नहीं पाते हैं। इस कारण वास्तविक विलयन में जो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। अगर इसके अपेक्षा हम लोग कोलाइडी विलयन की बात करें तो जब इसमें हम लोग प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, उसका मार्ग हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि वास्तविक विलयन की अपेक्षा कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये इस कारण से ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। इस कारण कोलाइडी विलयन में प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, जब प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन से हम लोग गुजारते हैं तो उसका मार्ग हमें दिखाई पड़ता है एवं अगर अंधेरे कमरे में रखे हैं तो अंधेरे कमरे में एक चमकीली शंकु जैसी संरचना हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, शंकु तो जानते हो आप लोग, ये ऐसे संरचना हमें दिखाई पड़ती है। जब प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन में डालते हैं तो कोलाइडी विलयन में डालते हैं तो प्रकाश का मार्ग हमें प्रदीप्त होता है, मतलब दिखाई पड़ता है, और एक चमकीली शंकु की तरह संरचना हमें देखने को मिलती है, जिसे कहेंगे हम टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब आगे देखें तो यह प्रभाव कोलाइडी कण द्वारा दृश्य प्रकाश किरण के प्रकीर्णन के कारण होता है। हाँ, ये सबको पता है। जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइड कण होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही प्रकाश आता है तो उसको फैला देते हैं। प्रकाश जैसे ही पड़ेगा उसको क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। इस कारण हमें कोलाइडी के यहाँ पे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। वास्तविक विलयन के कण क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, इस कारण वो फैला नहीं पाते हैं। इस कारण उसमें हमें ये टिंडल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हमें जो कोलाइडी विलयन है उसमें टिंडल प्रभाव आसानी से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर परिक्षिप्त प्रवसा एवं परिक्षेपण माध्यम विलय एवं विलायक के अपवर्तनांक के बीच जितना ज़्यादा अंतर होगा, टिंडल प्रभाव उतना ही ज़्यादा मतलब दिखाई पड़ेगा, या फिर उतना ही ज़्यादा टिंडल प्रभाव होगा। विलय और विलायक मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच अंतर, अपवर्तनांक पे अंतर जितना ज़्यादा होगा टिंडल प्रभाव क्या होगा, उतना ही प्रभावी होगा। ठीक है, तो जैसे कि वास्तविक विलयन में क्या होता है, दोनों का आकार तो सेम होता है, विलय और विलायक दोनों का आकार सेम होता है, लेकिन कोलाइडी विलयन में क्या होता है, दोनों का आकार में
मतलब अपवर्तनांक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इस कारण इसमें कोलाइडी विलयन में हमें ज़्यादा टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। अगर इसके उदाहरण के बारे में देखें तो जैसे कि अंधेरे कमरे में हम लोग खिड़की से क्या करते हैं, टॉर्च को लगा रहे हैं, तो क्या होता है, या फिर अंधेरे कमरे में जो रोशनदान होती है उससे प्रकाश किरणें आती रहती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो धूल के कण होते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या हो जाते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं। और जो अनियमित रूप से क्या करते हैं, इधर उधर गति करते हैं। एक बार फिर से क्या होता है, अंधेरे कमरे में रोशनदान द्वारा आती हुई प्रकाश की किरणें के मार्ग में जो धूल के कण होते हैं वो इधर उधर क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, जो टिंडल प्रभाव को दर्शाती हैं। उसी तरह से दूसरा है यहाँ पे, आकाश या समुद्री जल का नीला दिखाई देना एवं तारों का झिलमिलाना इसी प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, आकाश या फिर समुद्र का नीला दिखाई देना एवं तारों का टिमटिमाना इस टिंडल प्रभाव के कारण ही प्रदर्शित होता है। तो ये है कोलाइडी विलयन के उदाहरण। अब आगे ये है टिंडल प्रभाव के उदाहरण। अब आगे देखते हैं टिंडल प्रभाव का महत्व क्या है। तो इसके अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो यह प्रभाव कोलाइडी विलयन की विस्मांगी प्रकृति की पुष्टि करता है। इसका मतलब ये है विलय और विलायक की प्रवस्था क्या है, फेस क्या है, अलग अलग है, क्योंकि वहाँ पे जो मतलब क्या होता है, कोलाइड के कण इधर उधर गति करते रहते हैं। मतलब शंकु की तरह संरचना हमें किसकी दिखाई देती है, कोलाइडी कण की, है ना। तो इसका मतलब वो क्या है, हमें कोलाइडी कण दिखाई देते हैं, इसका और विलायक हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देते, मतलब विलायक के कण हमें दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये है कि दोनों में क्या है, विश्वांगी प्रवस्था है, हेट्रोजीनस फेज है। यह प्रभाव वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में विभेद करने में सहायक है। हाँ, धूमकेतु तथा पुच्छल तारे की पूंछ दिखने के कारण भी टिंडल प्रभाव है। धूमकेतु या पुच्छल तारे की पूंछ दिखने का कारण भी क्या है, टिंडल प्रभाव ही है। ठीक है, अब देखते हैं कोलाइडी कण पर आवेश। तो यहाँ पे देखो, कोलाइडी कण पर आवेश, किसी कोलाइडी तंत्र में सभी कोलाइडी कणों पर असमान धनावेश या ऋणावेश उपस्थित होता है। कोई सभी कोलाइडी विलयन हो उसमें क्या होगा, धनावेश होगा और ऋणावेश होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है आपका कोलाइडी विलयन FeOH3, तो यहाँ पे फेरस प्लस चार्ज वाला है और OH क्या है, माइनस चार्ज वाला। तो कोई भी कोलाइडी विलयन हो उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या होते हैं, समान होते हैं। इसी कारण कोलाइडी विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। किसी कोलाइडी तंत्र में सभी कोलाइडी कण पर समान धनावेश या ऋणावेश उपस्थित होता है। परिक्षेपण माध्यम के अणुओं पर कोलाइडी कण के विपरीत आवेश होने के कारण कोलाइडी विलयन वस्तुतः उदासीन होता है। ठीक है, जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि जो विलय है आपका प्लस या फिर माइनस हो सकता है, और जो विलायक है आपके पास वो क्या होता है, वो भी प्लस या माइनस हो सकता है। मतलब दोनों में अलग अलग चार्ज होता है, विलय में भी अलग और जो विलायक है उसमें भी अलग। मतलब कोलाइडी कण है उसमें अलग, और जो परिक्षेपण माध्यम है मतलब जो विलायक है आपका उसमें भी अलग। तो दोनों में अलग अलग चार्ज है, जैसे कि किसी में प्लस है किसी में माइनस है, तो वहाँ पे वो उदासीन तो होगा ही, है ना। तो इसी को बोला जा रहा है कोलाइडी विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। किसके कारण, कोलाइडी कण के कारण और विलायक के कारण। तो कोलाइडी कण पर आवेश की उत्पत्ति, हाँ, तो कोलाइडी कण, आप देखो हमने यहाँ पे देखा कोलाइडी विलयन क्या है, उदासीन है, लेकिन फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि हाँ फेरस हाइड्रोक्साइड का धनात्मक साल लेना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का धनात्मक साल लेना है, गोल्ड का ऋणात्मक साल लेना है। मतलब ये एक तरह से क्या है, उसके धनावेश उसके ऋणावेश होने की पुष्टि करते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि जो कोलाइडी विलयन है वो या तो धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है। पर अभी हमने देखा कोलाइडी विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे देखो, तो कोलाइडी विलयन में चार्ज आता कहाँ से है, तो यहाँ पे देखते हैं कोलाइडी कण पर आवेश की उत्पत्ति विलयन में से अपने उभयनिष्ठ आयनों को अधिशोषित करने की प्रवृत्ति के कारण होती है। मतलब ये है जो कोलाइडी विलयन है आपके पास उसमें स्थायी कारक हम लोग डालते हैं ताकि वो स्थायित्व को प्राप्त कर सके। जो विलयन है आपका कोलाइडी विलयन वो स्थायित्व को प्राप्त कर सके, इसके लिए उसमें क्या डालते हैं हम लोग, विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य ऐसा डालते हैं जिसमें कोई सा आयन जो है क्या हो, कोई सा आयन वाला तत्व क्या हो, समान हो। जैसे कि FeOH3 का आपका कोलाइडी विलयन है तो इसमें FeCl3
का क्या डालेंगे, विद्युत अपघट्य डालेंगे। तो यहाँ पे देखो Fe और Fe क्या है, समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeOH3 के ऊपर में Fe आकर के जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा जैसे कि FeOH3 है, तो यहाँ पे जो कोलाइडी विलयन है उसके ऊपर में हमने FeCl3 डाले हैं, तो यहाँ पे Fe प्लस चार्ज यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो आपका वो तैयार हुआ है FeOH3, Fe क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस चार्ज, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पे जो कोलाइडी विलयन है आपका ये वो क्या है, धनात्मक है, धनात्मक सॉल है। यहाँ पे फेरस हाइड्रोक्साइड का धनात्मक सॉल या फिर धनात्मक कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति होती है। एक बार फिर से देखते हैं, जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें विलेय और विलायक दोनों में असमान आवेश होता है। मतलब विलेय में जितना विलेय है आपका उसमें तो समान होंगे, जितना भी विलेय है, जैसे कि Na को डाल रहे हैं तो सभी में क्या हो जाएगा, Na सभी में जो कोलाइडी कण है उनमें समान आवेश है। लेकिन जो विलायक है मतलब परिक्षेपण माध्यम है उनमें क्या है, उनमें कोलाइडी कण की अपेक्षा असमान आयन है। एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है ना। तो यहाँ पे प्लस और माइनस जुड़ करके क्या बनाते हैं, उदासीन बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोलाइडी विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन कोलाइडी विलयन में कुछ स्थायी कारक एजेंट डालते हैं, कुछ विद्युत अपघट्य हम लोग डालते हैं ताकि कोलाइडी विलयन स्थायित्व को प्राप्त कर ले। तो उसमें क्या होता है, उसमें समान आयन वाले क्या को डालते हैं या फिर असमान को भी डालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, समान आयन वाले विद्युत अपघट्य को डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे FeOH3 है तो FeCl3 को डालेंगे, क्योंकि इसमें Fe और Fe समान आयन वाले हैं। मतलब ये है कि जो विद्युत अपघट्य आप लोग डाल रहे हो उसमें कोई सा आयन उस कोलाइडी विलयन के कम से कम एक आयन से मिलता रहे। जैसे कि यहाँ पे फेरस मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर दूसरा कुछ डालते हैं जिसमें ओ मतलब इसकी अपेक्षा जैसे कि H2O डाल रहे हैं तो यहाँ पे OH आयन क्या हो रहा है, इससे मिल रहा है। तो इस तरह से कोई सा आयन उससे मिलना चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ पे FeCl3 डालते हैं तो यहाँ पे जो FeOH3 होता है उसके ऊपर में जो फेरस होता है जा करके चिपक जाता है। जैसे कि इसको तोड़ेंगे तो Fe3 प्लस चार्ज और 3Cl माइनस चार्ज निकलेगा, है ना। Fe जैसे कि FeCl3 है, इसको तोड़ रहे हैं तो क्या निकल जाएगा, Fe3 प्लस चार्ज एंड 3Cl माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये निकल जाएगा। तो ये जो निकला है आपका ये इससे जा करके चिपक जाता है। जैसे चिपकता है तो इस प्रकार की ये संरचना बना लेता है। और इस तरह से यहाँ पे जो बना है वहाँ पे प्लस चार्ज जैसे ही आपको दिखेगा वो क्या कहलाएगा, आपका धनात्मक सॉल, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण देखिए, FeOH3 की सॉल धनावेशित होती है क्योंकि यह विलयन में उपस्थित FeCl3 के Fe3+ आयनों को अधिशोषित कर लेती है, ठीक है। FeOH3 की सॉल धनावेशित होती है क्योंकि FeOH3 का जो विलयन होता है उसमें हम लोग FeCl3 डालते हैं, जिसमें से Fe3+ को जो यहाँ पे कोलाइडी विलयन होता है क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है। उसी प्रकार से H2S3 सॉल ऋणावेशित होता है। आर्सेनियम सल्फाइड जो है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है क्योंकि यह विलयन में उपस्थित H2- आयनों को अधिशोषित कर लेती है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कौन धनावेशित होगा कौन सा ऋणावेशित होगा। और ये भी समझ में आ गया कि कोलाइडी विलयन पर कोलाइडी विलयन आखिर में धनावेशित ऋणावेशित ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, उसका कारण है उसमें जो विद्युत अपघट्य या फिर बाहर से जो एजेंट हम लोग उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। कुछ प्रमुख कोलाइडी एवं उनके कणों पर उपस्थित विद्युत आवेश। धनात्मक सॉल कौन सा होता है, ऋणात्मक सॉल, या फिर धनात्मक कोलाइडी विलयन कौन सा है, FeOH3 आपका धनात्मक है, LlOH3 आपका धनात्मक है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड भी धनात्मक है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है आपके धनात्मक सॉल। यहाँ पर और दिया है TiO2 सॉल, हीमोग्लोबिन, ये क्या है, सभी धनात्मक है। ऋणावेशित क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, कापर सॉल, आर्सेनियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, स्टार्च, गोल्ड, ये क्या है, ऋणावेशित सॉल है। तो क्यों ऋणावेश उत्पन्न हुआ, क्यों धनावेशित उत्पन्न हुआ, धनावेश उत्पन्न हुई, ये समझ में आ गया। यहाँ पे हमने देखा
कोलाइडी कण पर आवेश किस कारण उत्पन्न होता है? कोलाइडी कण पर पहले कोलाइडी विलयन आखिर में पहले उदासीन होता है, लेकिन उसमें हम लोग स्थायी कारक एजेंट डालते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित या फिर धनावेशित हो जाता है। अब आगे देखते हैं वैद्युत कण संचलन। देखें अगर वैद्युत कण संचलन को, तो इसमें क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड कण का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोलाइडी विलयन इसमें भरा हुआ है। यहाँ पे जो यू आकार की एक नली होती है जिसमें कोलाइडी विलयन को भरते हैं तथा 2 इलेक्ट्रोडों को इसमें लगाते हैं। ठीक है, और जब इसमें विद्युत धारा डालते हैं तो कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो वो एनोड की ओर, अगर कोलाइडी कण धनावेशित है तो वो कैथोड की ओर गति करता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। कोलाइडी कणों का कैथोड की ओर अभिगमन धन कण संचलन तथा एनोड की ओर अभिगमन ऋण कण संचलन कहलाता है। ठीक है, तो ये है वैद्युत कण संचलन। इसमें क्या होता है? इसमें एक यू आकार की नली होती है जिसमें कोलाइडी विलयन को डालते हैं तथा इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है? अगर कोलाइडी विलयन जो है आपका धनावेशित है तो वो कैथोड की ओर गति करेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा डालते हैं। ठीक है, मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। यू आकार की नली होगी जिसमें कोलाइडी विलयन को डालेंगे, 2 इलेक्ट्रोड को डालेंगे और विद्युत क्षेत्र को लगाएंगे। विद्युत क्षेत्र या फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो कोलाइडी कण होंगे वो अगर धनावेशित हैं तो कैथोड की ओर गति करेंगे, अगर कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो वो एनोड की ओर गति करेंगे। ठीक है, तो कोलाइडी कण का कैथोड की ओर अभिगमन, कोलाइडी कण का कैथोड की ओर अभिगमन धन कण संचलन को दर्शाता है और कोलाइडी कण का एनोड की ओर अभिगमन ऋण कण संचलन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत कण संचलन। तो ये है सभी कोलाइडी कण में ना क्या होते हैं? एक समान आवेश होता है। यहाँ पे जैसे कि AH2S3 को लिए है ना, तो जितने भी AH2S3 के जो यहाँ पे कोलाइडी कण होंगे वो सभी क्या होंगे? ऋण आवेशित होंगे, है ना। तो ये होता है कोलाइडी कण में समान आवेश होता है। इसमें जितना भी आवेश हो वो धन प्लस वाला है तो सभी में प्लस चार्ज होगा सभी कोलाइडी कण में, अगर वो ऋण आवेशित है तो सभी में ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, तो सभी कोलाइडी कण पर एक समान आवेश उपस्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र में विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर वो गति करते हैं। इसमें जो आवेश होता है उससे विपरीत की ओर, जैसे प्लस है तो ये माइनस की ओर, अगर ये धन प्लस है तो माइनस की ओर, अगर ऋण है तो धन की ओर गति करेंगे। उदाहरण की देखें तो आर्सेनियस सल्फाइड साल के कोलाइडी कण पर ऋणावेशित और फेरिक हाइड्रोक्साइड साल के कोलाइडी कण पर धनावेश होता है। जो आपका आर्सेनियस सल्फाइड होता है, आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। उसमें ऋणावेशित होते हैं तो वो प्लस चार्ज की ओर मतलब एनोड की ओर गति करेंगे। और उसी तरह से जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है? धनावेशित साल होता है, मतलब उसमें क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड में प्लस चार्ज और आर्सेनियस सल्फाइड में माइनस चार्ज होता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में कौन सा चार्ज है? फेरिक हाइड्रोक्साइड में है प्लस चार्ज, तो वो कैथोड की ओर अभिगमन करेगा। इस तरह से ये धनात्मक कण संचलन और ऋणात्मक कण संचलन के बारे में हमें बताते हैं। तो वैद्युत कण संचलन का महत्व के बारे में देखें तो वैद्युत कण संचलन का महत्व ये है कि इस विधि के द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो आप कोलाइडी विलयन लिए हैं वो धनावेशित है कि ऋणावेशित है। मतलब कोलाइडी विलयन की आवेश की प्रकृति के बारे में हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इस घटना का उपयोग कोलाइडी विलयन के स्कंदन में भी उपयोग किया जाता है। तो आगे देखेंगे स्कंदन क्या है। तो अब देखते हैं स्कंदन क्या है। तो यहाँ पे देखो, किसी कोलाइडी विलयन का विद्युत अपघट्य के प्रभाव से
अवक्षेपित होना स्कंदन कहलाता है। किसी भी कोलाइडी विलयन का विद्युत अपघट्य, ऊपर से विद्युत अपघट्य मिला रहे हैं तो उसके प्रभाव से क्या हो जाना, स्कंदित हो जाना, मतलब अवक्षेप का निर्माण कर लेना। किसी कोलाइडी विलयन का विद्युत अपघट्य के सहायता से या फिर विद्युत अपघट्य के कारण अवक्षेप बना लेना क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। जब किसी कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का विलयन थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है तब कोलाइड कण विद्युत उदासीन होकर परस्पर संयुक्त हो जाते हैं और अवक्षेप बना लेते हैं। इस प्रकार कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की घटना को स्कंदन या उड़न कहते हैं। कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कणों के अवक्षेपित होने की घटना को स्कंदन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोलाइडी विलयन होता है आपका, ठीक है, कोई सा भी कोलाइडी विलयन हो, जैसे अभी हमने आर्सेनियस सल्फाइड के बारे में देखा। आर्सेनियस सल्फाइड क्या था, ऋणावेशित था, है ना। जैसे कि एक बीकर है, इसमें AH2S3 है, मतलब आर्सेनियस सल्फाइड है। तो मतलब मान लेते हैं इसका कोलाइडी विलयन है यहाँ पे, तो इसमें आर्सेनियस सल्फाइड के जो कण होंगे, ठीक है, उन सभी कण में ऋणावेश होगा। ऐसा तो नहीं है आर्सेनियस सल्फाइड के कुछ कण में धन आवेश, कुछ में ऋणावेश, ऐसा नहीं होता है। आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो आर्सेनियस सल्फाइड के जो कण हैं सभी में क्या होगा, ऋणावेश होगा। इसके कारण ये क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है ना। तो यहाँ पे सभी में ऋणावेश है, तो सभी देखो सभी में क्या है, सभी कोलाइडी कण में समान आवेश है, तो इस कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान ध्रुव में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो आर्सेनियस सल्फाइड के जितने भी कण हैं वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग क्या डालते हैं, विद्युत अपघट्य डाल देते हैं, ठीक है, विद्युत अपघट्य डाल देते हैं, तो क्या होता है, ये नहीं है कि इसमें समान आयन वाला विद्युत अपघट्य डालना है, ऐसा नहीं है। इसमें दूसरा विद्युत अपघट्य डालना है। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड है, इसमें हम लोग NaCl को डालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ जैसे कि ये ऋणावेशित है तो और NaCl में प्लस और माइनस होता है, तो ये ऋणावेशित है तो ये प्लस चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब इसमें माइनस चार्ज है आर्सेनियस सल्फाइड में और Na में प्लस चार्ज है, तो ये दोनों आपस में जुड़कर अवक्षेप बना लेंगे। इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि कोलाइडी विलयन होता है, उसमें जब विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तो कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, अवक्षेप बना लेता है, उसे कहते हैं हम लोग स्कंदन। कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, स्कंदन। जैसे यहाँ पे हमारे पास आर्सेनियस सल्फाइड था, हमें पता है आर्सेनियस सल्फाइड इससे पहले हमने पढ़ा है क्या होता है, ऋणावेशित होता है, ठीक है। कोलाइडी कण पर आवेश में हमने देखा है कौन सा धनात्मक आवेश होता है और कौन से कोलाइडी विलयन में ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो हमारा आर्सेनियस सल्फाइड है उसमें ऋणावेश होता है। मान लेते हैं किसी बीकर में आर्सेनियस सल्फाइड को रखेंगे, आर्सेनियस सल्फाइड के जितने भी कोलाइडी कण होंगे उनमें समान आवेश होगा, मतलब सभी में ऋणावेश होगा। समान आवेश होने के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि समान ध्रुव में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। जब हम इसमें विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं, जैसे कि NaCl को मिला दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आर्सेनिक सल्फाइड अपने से विपरीत आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये ऋणावेशित है तो Na को आकर्षित करेगा और ये प्लस और माइनस आपस में मिलकर अवक्षेप बना लेंगे। इस तरह से कोलाइडी विलयन जो होता है अवक्षेप बना लेता है और क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्कंदन, ठीक है। कोलाइडी कणों पर एक सा आवेश होने के कारण वे दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, है ना। किंतु जब विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है तब विद्युत अपघट्य के आयन कोलाइडी कण के आवेश को उदासीन कर देते हैं। इस तरह अनावेशित कोलाइडी कण एकत्रित होकर अवक्षेप बना लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी दिया है और एक उदाहरण के बारे में हमने यहाँ पे देखा भी है, ठीक है। तो ये है, इस उदाहरण के बारे में लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मैंने NaCl को डाला था, ठीक है, यहाँ पे BaCl2 को डाला गया है, हमने NaCl को डाला था, तो यहाँ पे आप लोग Na को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये उदाहरण है और ये स्कंदन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।